हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं नया टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है द प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट। पिछली बार जो वीडियो थी उस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे किस तरीके से प्रिंट कल्चर ने एक रेवोल्यूशन का दौर शुरू किया, एक सोसाइटी में किस तरीके से रेवोल्यूशन देखने को मिले। एक प्रिंट मीडिया या प्रिंटिंग प्रेस और पब्लिसिटी जब किताबों की गई, जब बुक्स को पढ़ने का शौक़ लोगों को चढ़ा, जब लोगों को पढ़ने का इंटरेस्ट डेवलप होने लगा किताबों का, तो किस तरीके से सोसाइटी में रेवोल्यूशन पनपा और किस तरीके से लोगों को अपने राइट्स, अपने जो विचार थे और अपने अंदर की जो आंतरिक भावनाएं थीं, कैसे उन भावनाओं में क्रांतिकारी भावनाओं को जन्म हुआ जिसमें हम स्टेट के अगेंस्ट कुछ भी एक्शन ले सकें। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे द न्यू रीडिंग ग्रुप और पब्लिक किस तरीके से सोसाइटी में आया और क्या उसका योगदान रहा। ठीक है, रिलीजियस डिबेट्स पढ़ेंगे और उस डिबेट्स में किस तरीके से रिलीजन को, है ना, जो रिलीजन था उसको कैसे क्रिटिसाइज़ किया लोगों ने। ठीक है, हम ये पढ़ेंगे। साथ ही हम समझेंगे बच्चों कि जो फियर ऑफ प्रिंट क्या था, कैसे लोगों के जहन में एक डर पैदा हुआ पढ़ने को लेकर के, उस पढ़ने के दौर या उस प्रिंटिंग प्रेस से या किताबों से। एक कौन सा तबका ऐसा था, कौन सी सोसाइटी का कौन सा एक ग्रुप ऐसा था जो पठन पाठन से जिसको डर लगता था। या आपको भी डर लगता है? हाँ, हमको तो किताबों से डर लगता ही है, लेकिन जब इस किताब का पढ़ने का, पठन पाठन, रीडिंग का एक दौर शुरू हुआ यूरोप में, तो उस दौर में भी एक ऐसा तबका था जिसको एरिस्टोक्रेट्स बोलते हैं, जो इस प्रिंटिंग मीडिया और प्रिंटिंग ग्रुप से जो पढ़ते थे किताबें, जिनको किताबें पढ़ने का शौक़ था, जिनको लिखने का शौक़ था, उन लोगों से डरता था। जो आपका जो राजा था वो डरता था। क्यों डरता था? इन सब चीज़ों को हम समझेंगे। ठीक है, साथ ही हम समझेंगे कि क्रिटिसाइज कैसे किया गया चीज़ों को, क्या क्या प्रैक्टिसेस थी, क्या क्या रिचुअल्स थे, किन किन लोगों ने इनके अगेंस्ट में एक्शन किया। मार्टिन लूथर का क्या योगदान रहा, किस तरीके से उसने जो 95 थीसिस लिखी उनका क्या क्या योगदान था। ठीक है, कैसे इस प्रिंटिंग मीडिया का और प्रिंटिंग प्रेस का किस तरीके से फ्रेंच रेवोल्यूशन में योगदान रहा और क्या क्या लोगों के अंदर किस तरीके से प्रिंटिंग मीडिया एक किताब की फॉर्म से लेकर के एक छापे खाने जो होते थे जहाँ पर किताबें छपती थी, वहाँ से लेकर के कैसे एक पॉकेट में रखने वाली किताबें जो जिसको हम चलते उठते बैठते घूमते पढ़ सकें, किस तरीके से एक दौर आया समाज सोसाइटी में कि जब हम हमेशा एक पढ़ने का जो प्रचलन था वो जोरों पर गया। ठीक है, और किस तरीके से समाज का स्ट्रक्चर, संरचना कैसे चेंज हुई इस पढ़ने वाली आदतों से, इस प्रिंट मीडिया से, इस प्रिंटिंग प्रेस के दौर से। ठीक है, इन सब तमाम क्वेश्चंस, इन सब तमाम मुद्दों, इन सब तमाम जो है विचारों पर हम लोग आज बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इस प्रिंटिंग मीडिया का, इस प्रिंटिंग कल्चर का इस यूरोप में किस तरीके से इफेक्ट पड़ा, किस तरीके से जो लिटरेसी रेट था वो बढ़ा और समाज का स्ट्रक्चर चेंज हुआ। इन दोनों का जो संपर्क था आपस में, जो रिलेशन था कि प्रिंटिंग मीडिया या फिर ये कहें कि जो छापे खाने का जो काम था, जब किताबें जहाँ छप रही थीं उससे, अखबार जहाँ छप रहे थे उस एक तबके से जो छापने वाले थे, एक तबका वो था जो लिख रहा था अपने आइडियाज़ को और जो सच को लिख रहा था, है ना, जो सच को लिख रहा था, और जो अन्याय कर रहे जो लोग थे उन लोगों से कैसे वो लोग डर रहे थे कि सच सामने आएगा छापे खाने और प्रिंटिंग मीडिया के थ्रू और हमारी पोल खुल जाएगी और हमारा जो समाज सोसाइटी का स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा, या हमारे अंदर जो पावर, हमारे पास जो पावर है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ आज हम पढ़ने वाले हैं द न्यू रीडिंग पब्लिक, किस तरीके से न्यू रीडिंग ग्रुप जन्मा। और जो न्यू रीडिंग ग्रुप था वो बेसिकली एरिस्टोक्रेट्स लोग थे, रिच लोग थे। वो रिच लोग क्या करते थे कि किताबों को पढ़ते थे क्योंकि उनके पास में एक या ये कहें कि एक अच्छी खासी अमाउंट में, एक नॉमिनल अमाउंट में रिसोर्सेज थे, एक वो रिसोर्सेज से लेस थे, वो रिसोर्सेज से परिपूर्ण थे, इसलिए वो पढ़ने का दौर उनका था। पढ़ते थे वो चीज़ों को इंटरेस्टिंग वे में। तो जब वो पढ़ते थे, रिच लोग पढ़ते थे, तो गरीब जो लोग थे, जो गरीब तबके के लोग थे या जो थर्ड स्टेट के लोग थे या जो वर्किंग क्लास के लोग थे वो नहीं पढ़ते थे। उनके अंदर ये इंटरेस्ट ही डेवलप नहीं हो पा रहा था क्योंकि वो इलिटरेट लोग थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे। लेकिन क्योंकि जो पब्लिश जो कर रहे थे किताबों को, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का इफेक्ट पड़ा, एक कारखाने खुले, उस कारखाने में यदि रिच लोग ही डिमांड करें किताबों की और जो थर्ड कैटेगरी के लोग हैं जिनकी आबादी जब से सबसे ज़्यादा है वो लोग नहीं पढ़ें तो क्या अच्छा कंजप्शन हो पाएगा?
ठीक है, उत्पादन तो हम करेंगे ही, प्रोडक्शन तो हम करेंगे किताबों का, लेकिन वो बिकेंगी ही नहीं क्योंकि एक अच्छा तबका पढ़ता ही नहीं है। केवल जो अमीर लोग हैं या जो रिच लोग हैं या एरिस्टोक्रेट्स हैं वही उस किताबों को पढ़ते हैं। तो इस तरीके से तालमेल नहीं बैठ पा रहा था। तो यहाँ पर जो पब्लिश जो कर रहे थे किताबों को, या जो एक मीडिया का जो एक सिस्टम था, उसने ये सोचा, उन्होंने जानने की कोशिश करी क्या कमी है जिससे कि एक थर्ड कैटेगरी के लोग को, या ये कहें कि जो तीसरे पायदान के लोग हैं, इनको भी इन्वॉल्व किया जाए पढ़ने लिखने में। तो उन्होंने एक नई तकनीक निकाली। एक नई तकनीक क्या थी कि उसमें पिक्चर्स लगाना शुरू कर दिया। ठीक है, किताबों में पिक्चर्स लगाना शुरू कर दी, जिससे जो लोग पढ़े लिखे भी नहीं थे बच्चों, वो भी कहीं ना कहीं उन किताबों से, उन रंगीन किताबों से लिटरेट या फिर ये लिटरेट करने की कोशिश करने लगे और लिंक करने की कोशिश करने लगे कि अच्छा ये तो ये है, इसका मतलब तो ये होता है, यहाँ पर इस चित्र का मतलब ये हो सकता है। तो वो उसको एज ए देखने तो कम से कम लगे। तो इस तरीके से लोगों का किताबों से इंटरेस्ट बढ़ने लगा और लोग पढ़ने की तरफ धीमे धीमे अग्रसर होने लगे। ठीक है, पहली चीज़ में यही समझी हमने। दूसरी चीज़ समझिएगा कि अब इसके बाद में क्या हुआ। इसके बाद जब एक तबका पढ़ने लगा, पढ़ने में क्या हुआ कि जो रिलीजियस डिबेट्स एंड द फियर ऑफ प्रिंट, लोगों के अंदर ये जहन में कैसे डर आया। ठीक है, हालांकि किताबें पढ़ने से या फिर जानकारी लेने से या फिर नॉलेज को गेन करने से क्या होता है, डर खत्म होता है। लेकिन यहाँ तो प्रिंट मीडिया से ही या प्रिंटिंग प्रेस से ही जो है लोगों को डर पैदा हो रहा है। देखिए कितनी बड़ी बात है। तो नॉलेज जो है वो एक ऐसी चीज़ है ना जिससे बच्चों डर जो है वो खत्म हो जाता है। जब प्रॉपर खत्म हो जाता है जो नॉलेज से, तो व्यक्ति निडर हो जाता है। व्यक्ति जब निडर हो जाता है तो वो जीवन की बहुत सारी ऐसे जो मुद्दे हैं जिन पर कोई भी बात करना पसंद नहीं करता है, तो वो खुले विचारों के साथ में, खुले सोच के साथ में, बिना किसी सीमाओं के, है ना, वो अपनी बातें रखता है। ठीक है, वरना आपने देखा होगा जनरली कोई भी व्यक्ति जब कोई बात रखता है तो अपनी अपनी बातों को कुछ खांचों में रख पाता है, कुछ बॉक्सेस में बंद करके देख पाता है। आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए वो एक माहौल, वो एक ना परिस्थिति ऐसी नहीं बन पाती है जिसमें वो अपने खुले विचारों को रख सके। तो क्या था यहाँ पर, इसलिए जो एक तबका था वो डरता था मीडिया से। ठीक है, तो रिलीजियस डिबेट में क्या था, तो अब जो मार्टिन लूथर थे, एक पर्सन था, एक ऐसा पर्सन जो कि रिफॉर्मर था, सोशलिस्ट रिफॉर्मर या रिलीजियस रिफॉर्मर, जो रिलीजन में कुछ चेंज चाहता था, मार्टिन लूथर। ठीक है, अब इस व्यक्ति ने क्या किया, इस पर्सन ने क्या किया कि जो 95 थीसिस थी, इसने एक पूरा एक आर्टिकल्स लिखे, जिस आर्टिकल्स में ये उन्होंने तय किया कि किस तरीके से जो रोमन कैथोलिक चर्च था, जो रोमन एम्पायर था, उस एम्पायर में जो लोग रिलीजन में जो विश्वास रखते थे, वो विश्वास जो रख रहे हैं उसमें क्या क्या कमियां हैं। ठीक है, किस तरीके से जो स्टेट है वो लोगों को एक्सप्लॉइट करता है। मार्टिन लूथर किंग ने बड़े अच्छे तरीके से 95 थीसिस लिखी। उन थीसिस में क्या किया, उस स्टेट की क्या कर दी, एक कहेंगे पोल खोल दी, हम ये कहें, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, या फिर कुछ स्टेट की जो कमियां थी उनको एकदम खुले विचारों से रखा कि किस तरीके से ये स्टेट किस तरीके से रिलीजियस का फायदा उठा करके, रिलीजन का केंद्र में रखकर किस तरीके से लोगों को पागल बनाता है, किस तरह लोगों को बेवकूफ बनाता है। तो मार्टिन लूथर किंग जो था, जो 95 थीसिस लिखी, वो भी कहीं ना कहीं समझने लगे कि ज़रूरत है लोगों को इस तरीके से खुले विचार रखने की, और जो एक बहुत सालों से रिलीजन को केंद्र में रखकर किस तरीके से स्टेट एक मेजॉरिटी ऑफ द पीपल्स को एक्सप्लॉइट करता है, इसका एक ओपन होना चाहिए। और उसने ना ये भी किया कि मैं अब खुले में चैलेंज करता हूं कि लोग आएं और मुझसे डिबेट करें और मैं बात करना चाहता हूं उस पर। ठीक है ना, तो ये डिबेट का मुद्दे या फिर लोग अपने विचारों को खुले में या फिर अपने विचारों को ओपन माइंडेड होकर सोच सकें, खुले तरीके से सोच सकें, ये एक उस समय बड़ी बात थी ना, इसलिए ये अहम हो जाता है। ठीक है, अब इसके क्रिटिसाइज से दो जो तबके थे, दो जो ग्रुप थे वो डिवाइड हो गए। एक तो वो ग्रुप था जो रिलीजन में बहुत ज़्यादा विश्वास रखता था, एक वो ग्रुप जो रिलीजन में तो रिलीजन को बनाए रखना चाहता था रिलीजन में किसी तरीके का कोई चेंज ना हो, कोई परिवर्तन ना हो। जिस तरीके की प्रैक्टिस रिलीजन में हो रही हैं यही हमारे लिए सबसे बेस्ट है, द बेस्ट है, इसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए क्योंकि दिस इज अ रिलीजन, और रिलीजन तो आस्था और श्रद्धा का मामला है, इसमें तो कोई चेंज नहीं होना चाहिए, ये गलत हो ही नहीं सकता है। इस तरीके की चीज़ें
कि जो लोग जो मानते थे, ऐसी विचारधारा को जो समर्थन करते थे, उनको कैथोलिक बोलते थे, ठीक है ना, कैथोलिक ग्रुप बोलते थे। ऐसे लोग जो थे समाज सोसाइटी में, ठीक है, जो एक कट्टर समर्थन थे धर्म के, उनको कैथोलिक बोलते थे। एक ऐसा ग्रुप था जो आफ्टर मार्टिन लूथर किंग के बाद की डिबेट के बाद जो उभरा, उसको बोलते थे प्रोटेस्टेंट। एक ऐसा ग्रुप जो ये मानता था कि रोमन कैथोलिक चर्च या फिर चर्च के जो अनुयायी हैं, या जो क्रिश्चियनिटी जो है जिसको लोग फॉलो करते हैं, उस क्रिश्चियनिटी जो रिलीजन है, जो क्रिश्चियन लोग हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं कमियां हो सकती हैं, खामियां हो सकती हैं, गलत प्रैक्टिसेस लोग जो कर रहे हैं, स्टेट जो इम्फेसाइज कर रहा है, इम्पोज कर रहा है गलत प्रैक्टिसेस को, रॉन्ग प्रैक्टिसेस को, वो गलत हैं। वो रिलीजन के एक पर्दा लगा करके वो सही ठहराई जा रही हैं, जो कि गलत हैं। तो एक तबका उभरा जो अपने आप में रेवोल्यूशनरी नेचर का था, जो अपने आप में चेंज चाहता था, जो अपने आप में बेटरमेंट चाहता था, उसको प्रोटेस्टेंट बोलते थे। तो इट्स बिकॉज इट्स ऑल ओवर द चेंजेस हैपेंड बिकॉज ऑफ द प्रिंट मीडिया हैज टेक प्लेस। प्रिंट मीडिया ने काम लिया और वो उसने अपना स्थान ग्रहण किया, तब जाकर के चेंजेस नजर आ रहे हैं। मार्टिन लूथर किंग अपनी स्पेसिफिक जगह पर बैठ करके एक पूरे समाज में क्रांति लेकर आ पा रहे हैं, और कम से कम सोसाइटी के तबके को जगा पा रहे हैं, ठीक है। इस तरीके की चीजें हुई। इसके बाद में क्या हुआ, एक थर्ड चीजें हैं, वो क्या है, प्रिंट एंड डिसेंट। अब क्या था कि जो प्रिंट था वो किस तरीके से काम कर रहा था, किस तरीके से लोगों की जो है सहमति और असहमति जारी हो रही थी, ठीक है। अब एक व्यक्ति था, है ना, अब जो रोमन कैथोलिक चर्च जो था, ठीक है, अब वो क्या करता था कि व्हाट शुड बी प्रिंटेड एंड शुड नॉट बी प्रिंटेड। अब जो लोग छाप रहे थे, क्या क्या छाप रहे थे, बहुत सारी चीज छाप रहे थे, कुछ गलत छाप दे रहे थे, तो अब स्टेट को डर लगने लगा। अब स्टेट को डर क्यों लगने लगा, क्योंकि जब आप कोई भी चीज छापोगे और वो स्टेट कहीं ना कहीं वही कटघरे में आकर खड़ा हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए कुछ लोगों ने आवाज उठाई कि नहीं, स्टेट में हर चीजें छापनी अलाउ मत कीजिए भैया, व्हाट शुड बी प्रिंटेड और व्हाट शुड नॉट बी प्रिंटेड, ये एक बॉडी के पास में होना चाहिए, एक बॉडी क्रिएट की जाए जिसमें इस तरीके की गतिविधियों को ध्यान रखा जाए, राइट। तो एक बॉडी बनाई गई, है ना, उस बॉडी से कहा गया कि भाई कोई भी चीज छपेगी तो पहले आप ना प्रूफ रीडिंग करोगे, आप देखोगे कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेट को कहीं ना कहीं ये व्यक्ति बातों से गुमराह नहीं कर रहा है, इंटरप्रेट तो नहीं कर रहा है। इस तरीके की चीजें भी पैदा हुई सोसाइटी में, ठीक है। अब मिनेक्यो नाम का एक व्यक्ति था, राइट। अब वो व्यक्ति ही एक बार क्या हुआ, क्योंकि लोग लिटरेट होने लगे, लोग पढ़ने लगे, तो वो व्यक्ति बहुत सारे रिसोर्सेज को उसने पढ़ा और अपने तरीके से इंटरप्रेट किया उसने चीज़ों को, और राजा के बारे में या फिर जो उस समय की एब्सोल्यूट अथॉरिटी उसके बारे में सब बताने लगा कि जो बाइबल है ये इस तरीके से जो है इमेजिनेशन होता है, इस तरीके से गॉड की इमेज है, गॉड ऐसा है, एंजल ऐसा, इस तरीके से वो इंटरप्रेट करने लगा। जो बाइबल में था वो उसका मीनिंग क्या निकाल रहा था, किस तरीके से खुद समझ रहा था, उसको री इंटरप्रेट करके सोसाइटी में बताने लगा, ठीक है। या ये कहें कि इंफॉर्मेशन को अलग तरीके से बताने लगा कि इस तरीके से इस रिलीजन में या इस बाइबल में लिखा हुआ है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए लोगों ने एक सेंसरशिप बॉडी, या ये कहें कि एक ऐसी बॉडी जो दिखेगी कि क्या कोई लिख रहा है वो गलत है, स्टेट के अगेंस्ट है या फिर स्टेट के समर्थन में है, सपोर्ट में है, इसको जानकारी रखी जाएगी, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब आप समझिएगा कि एक ऐसा दौर आया, अब इसके बाद में एक ऐसा दौर आया जहाँ पर लोग पढ़ने लगे, चीज़ों को समझने लगे, और 60 to 80% लोग एक समय पर पढ़ने के शौकीन हो गए थे। तो ऐसे दौर को जहाँ पर लोग एक्सट्रीमली पढ़ने के शौकीन हो गए थे, जहाँ पर लोगों को पढ़ने के लिए मैगजीन चाहिए ही चाहिए, वरना उनके ना खाना भी डाइजेस्ट नहीं होता था। तो एक ऐसे दौर को बोलते हैं द रीडिंग मेनिया दौर। ऐसा दौर जहाँ पर लोग पढ़ने की एक उच्चतम सीमा थी, जहाँ पढ़ने के लिए लोग पागल थे, एक पागलपन था लोगों के अंदर, ठीक है। क्या था जब, और जो छोटी छोटी कुछ डायरियाँ थी, छोटी छोटी कुछ यूरोप में, फ्रांस में, ठीक है, और फ्रांस या यूरोप के बहुत सारी कंट्रीज़ में, नीदरलैंड में बहुत सारे कुछ छोटे छोटे कार्ड्स थे, जिन कार्ड्स को कलेक्ट करके एक छोटी छोटी बुक बनाई जाती थी, जो कि आपके पॉकेट में आ जाती थी। उनको लोग चलते थे फिरते थे तो पढ़ते रहे होते थे, फिर इधर जा रहे हैं उधर भी पढ़ रहे होते थे। इस तरीके से लोगों को पढ़ने के शौक डेवलप हुए, और इस तरीके से जो रीडिंग मीनिया का दौर निकल के आया, ठीक है, जिसमें लिटरेसी रेट हमारा 60 to 80% तक पहुँचा, ठीक है। उसके बाद क्या था कि जो अब क्या इसको अगर समराइज करें, इसे कैसे करेंगे कि दिस मैडनेस एंड इंटरेस्ट टूवर्ड्स रीडिंग ब्रिंग्स द
इरा ऑफ रीडिंग मेनिया, एक ऐसा दौर जिसमें जो है रीडिंग को लेकर के लोग क्या हो गए, मैडनेस, पागल हो गए एक तरीके से। उनको इतना शौक चढ़ गया रीडिंग का कि पढ़ना है भाई। उनका इंटरेस्ट इतना इंटेंस लेवल का हो गया, ठीक है, टूवर्ड्स रीडिंग, कि उस समय का दौर को ही रीडिंग मेनिया के दौर से जानने लगे। ठीक है, अब क्योंकि लोग पढ़ने लगे हैं, समझने लगे हैं चीज़ों को, तो अब इसका कुछ ना कुछ तो इफेक्ट दिखेगा। क्या इफेक्ट दिखता है इसका, ये भी देखते हैं। तो ट्रेम्बल देयरफॉर ट्रेंड्स ऑफ द वर्ल्ड। अब ये देखो, टेरेनी चीज़ें थी, क्योंकि समाज सोसाइटी में पढ़ रहे थे लोग, तो अब लोगों ने कहा कि अब जो है अब पूरी दुनिया हिलेगी। ठीक है, अब पूरी दुनिया कांपेगी, अब पूरी दुनिया थर्राएगी, क्योंकि लोग जाग चुके हैं, क्योंकि लोगों के पास में अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने का साधन है। वॉट एवर द कॉमन पीपल थिंक अबाउट द स्टेट और अबाउट द एग्जीक्यूटिव बॉडी और द असेंबली, they can interpret their ideas, they can explore their ideas, they can ओपनली बता सकते हैं वो अपने आइडियाज़ को, राइट, एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने आइडियाज़ को। तो ओपनली जब एक्सप्रेस करने का लोगों के पास माध्यम आ गया, एक रास्ता, एक वे आ गया, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में ट्रेम्बल, मतलब पूरा जो वर्ल्ड था वो हिलेगा। किससे, स्टेट के अगेंस्ट। स्टेट के अंदर जो एब्सोल्यूट अथॉरिटी है, इसके स्टेट के अंदर जो एक वन मैन आर्मी है, वन सिस्टम है, कि एक व्यक्ति, वन पर्सन हैव अ अल्टीमेट पावर टू कंट्रोल ऑल ओवर द स्टेट, वो पावर को हिलाया जा सके, उस पावर को तोड़ा जा सके। ठीक है ना। तो अभी जो वर्ल्ड को डेस्पोटिज्म को खत्म करने की जो बात थी, है ना, एब्सोल्यूटिज्म जो खत्म करने की जो बात थी, ये बात निकल कर आई। यही बात बड़ी अहम थी। इससे सोसाइटी का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हुआ, सोसाइटी का पूरा फंक्शन चेंज हुआ, सोसाइटी का पूरा जो एक यूरोप में हम देखते हैं जिस तरीके की आज जो हम बातें करते हैं बेसिकली, कि आज ये कुछ कमियां हैं, ये कुछ रूढ़ियां हैं, ये कुछ समाज में कुछ ना जो प्रिवेल करती है, इनको खत्म करने की बात थी। तो ये दौर आता है बच्चों सबका, कोई दौर यूरोप में इस्टेब्लिश हुआ उस समय पर, कोई दौर आज इंडिया में स्टेब्लिश है। तो हर एक समाज हर एक दौर से गुजरता है, हर एक इरा से गुजरता है, हर एक वक्त से गुजरता है ना, टाइम पीरियड से गुजरता है। तो यूरोप का जिस समय की हम टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, तो उस समय लर्निंग लेने की बात, जरूरी बात यह है कि हर एक समाज में कमियां बुराइयां रही हैं, लेकिन किस समाज ने कमियां बुराइयों को किस तरीके से अबॉलिश किया, किस तरीके से डिस्ट्रॉय किया, और वो आगे बेटरमेंट की तरफ गया। ये ट्रेस करना इसलिए जरूरी हो जाता है बच्चों, ताकि हम अपनी सोसाइटी में कमियों खामियों को जल्दी जल्दी पढ़ करके जल्दी इंप्रूव कर सकें, है ना। इतनी बात रही अभी तक। तो अभी क्या है, इतना समझने के बाद में हम डेस्पोटिज्म खत्म करने की बात हुई। अब जो प्रिंट कल्चर एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन, अब जो प्रिंट कल्चर था उसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन का क्या योगदान था, या फ्रेंच रेवोल्यूशन में प्रिंट कल्चर का क्या योगदान था, ये हम समझते हैं। तो जो प्रिंट कल्चर था, जब सोसाइटी में किताबें, न्यूज़पेपर, जर्नल, या फिर ये कहीं मैगज़ीन, या फिर जो डेली जो न्यूज़ थी वो लोगों की नज़र में आने लगी, या फिर ओपनली लोग अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने लगे, तो अब ऐसे में क्या होने लगा कि जो एक तो अब आप पहले फ्रांस में जाइए, अब फ्रांस में जाकर देखेंगे तो स्टेट जो थी थर्ड स्टेट में बटी हुई थी। पहला जो था क्लर्जी थे, नोबेल थे, ठीक है, और एक थर्ड स्टेट के लोग थे। तो थर्ड स्टेट के लोगों को पता ही नहीं था, जानकारी ही नहीं थी, उनको समझ ही नहीं थी, दे आर नॉट अवेयर कि हमारे साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, पहली चीज़, क्योंकि दे आर नॉट टू मच रिच, और दे आर नॉट अवेयर कि उनके साथ में एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। अब क्योंकि कुछ लोग तबका था जो पढ़ता था, लिखता था, तो एक कुछ लोग होते हैं सोसाइटी में जो पढ़ करके एक्सप्रेस करते हैं अपने आइडियाज़ को। तो बहुत सारे लोगों ने एक्सप्रेस करने की कोशिश की आइडियाज़ को, जिसके थ्रू उन कॉमन पीपल्स में भी ये जानकारी या फिर ये एहसास हुआ कि ये बड़े जो लोग हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनको हम सब कुछ समझते हैं, जिनको अपने टैक्स देते हैं, अपने उस इनकम में से 70% हिस्सा हम उन्हीं को दे देते हैं, जिनको हम अपना भगवान समझते हैं, असल में वो लोग तो हमारे पास अन्याय करते हैं, हमारे साथ अन्याय करते हैं। ये कब समझ में आया, ये परिभाषा, ये डेफिनेशन कब समझ में आई लोगों के, ये तब समझ में आई जब ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था, इस फ्रेंच रेवोल्यूशन में इस मीडिया के इस दौर ने, इस प्रेस और मीडिया का जो प्रिंटिंग मीडिया था, इस दौर ने कैसे योगदान दिया। तो वो जो आइडियाज़ थे, ओपन जो आइडियाज़ थे, वो लोगों तक पहुँचे और लोगों को एहसास हुआ कि हाँ भैया, हम तो बहुत लंबे समय से हमारे साथ तो समस्याएं चल रही हैं। फिर उन लोगों ने एक होकर के उस स्टेट के अगेंस्ट में रेवोल्यूशन किया, राइट। तो अब ये फ्रेंच रेवोल्यूशन में योगदान दिया इस तरीके से। अब आगे देखते हैं कि जो आइडिया था, इन सब पूरे चैप्टर्स में हम अगर इसमें अगर मैं पूरे इस कंक्लूजन निकालूं इस पूरे चैप्टर का, तो वो यही है कि जो आइडियाज़ थे,
हर एक व्यक्ति में आइडियाज़ हैं, जो आइडियाज़ जो चेंज हुए हैं, जो जिन आइडियाज़ ने जो प्लेस लिया है, जो ट्रांसफॉर्म हुए हैं आइडियाज़, वो बहुत ज़रूरी है। इनको हमको समझना ज़रूरी है। पहले जहाँ एक समय में हम ये समझ रहे थे कि नहीं, हमारा जो राजा है वही हमारा भगवान है, फिर बीच में हम लोगों ने ये समझा आफ्टर द सम टाइम कि हाँ जी, जो हमारा राजा है वो अल्टीमेट अथॉरिटी उसके पास नहीं होनी चाहिए। आपने उसको शक की दृष्टि से देखा कि वो गलत भी हो सकता है। फिर वक्त गुजरा और फिर आपने समझा कि नहीं, हमारा जो राजा है, हमारा जो स्टेट को जो रेगुलेट करता है, वो गलत पावर का इस्तेमाल उसको नहीं करना चाहिए। इस तरीके से एक व्यक्ति के अंदर से जो अल्टीमेट अथॉरिटी या अल्टीमेट रिस्पेक्ट का भाव था, ठीक है, या फिर ब्लाइंड तरीके से जो फॉलो करता था अपने राजा को, वो भाव खत्म हुआ। इसमें एक दौर लगा है, इसमें 2, 4, 10, 5 दिन नहीं लगे हैं, है ना। जो वैल्यूज़ हैं, जो कल्चरल प्रैक्टिस हैं, वो एक लंबे समय तक साथ नहीं छोड़ती हैं हमारा। तो यहाँ पर भी सेम वही चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ तो हम रेवोल्यूशन या चेंज की बात कर रहे हैं। तो एक तो आइडिया इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। न्यू कल्चर ऑफ डायलॉग डेवलप हुआ। न्यू कल्चर ऑफ डायलॉग, देखो ये भी समझने वाली बात ये है, बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये भी एक कल्चर है बच्चों, जहाँ पर हम अपनी बात को बड़े सही तरीके से रख सकें और सामने वाला भी अपनी बात को बड़े सही तरीके से कह सके। ये आज का जो ऐसा कल्चर है इस डेमोक्रेटिक कंट्री में, ये एक समय पर नहीं था, ठीक है। अब क्योंकि एक समय पर नहीं था, तो ये जो कल्चर था डायलॉग का कल्चर, जैसे कि आप देखते हैं कि सोक्रेटिस या सुकरात जिसको बोलते हैं वो होता है, और उसका एक शिष्य होता है जिसको प्लेटो बोलते हैं। उन दोनों के ना बीच में वो होता है, डिस्कशन होता है, उनके अंदर डायलॉग होते हैं उनके पास में। उनकी जो बातें हैं वो बड़ी गहरी बातें हैं। एक पक्ष प्रतिपक्ष निकल कर आता है, एक बात, और फिर उसके बाद में एक दूसरी बात निकल कर आती है, ठीक है। तो इस तरीके से जब निकलता है तो कुछ तीसरी चीज़ निकल कर आती है, कुछ कंक्लूजन तक दोनों पहुंचते हैं, ठीक है। तो अभी तक की बात हुई कि आइडिया की कैसे आइडिया इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी फिर हमने बात की कि जो कल्चर ऑफ डायलॉग कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब तीसरी चीज़ थी कि जो क्रिटिसाइज द मोरालिटी, सही क्या है, आप किसको सही कहेंगे, जो स्टेट कर रहा है, जो स्टेट कह रहा है वो ठीक है, या जो लोग के अंदर जो एक बहुत लंबे समय सालों से जो वो दबन, घुटन, विचलन और जो वंचन जो वो महसूस करते हैं, जो वो एक्सप्लॉइटेशन महसूस करते हैं, वो जो दबा हुआ, वो जो एक घुटन महसूस करते हैं, वो जो अंदर से उनके आंतरिक आवाज़ आती है, वो सही है। तो आप मॉरलिटी के पायदान पर, मॉरल वैल्यूज़ के पायदान पर किस बात को सही कहेंगे, वो सही क्या है, इस पर डिबेट होना शुरू हुआ। ये बड़ी अहम चीज़ थी। सोसाइटी में जो इम्प्रूवमेंट होता है तो वहाँ पर होता है जहाँ स्कोप होता है, जहाँ टॉलरेंस होता है। मैंने कितनी बार इस वीडियो में या अन्य वीडियोज़ के माध्यम से बताया है कि वो सोसाइटी या वो समाज ज़्यादा बेहतर तरीके से ग्रोथ करता है, ज़्यादा बेहतर तरीके से तरक्की करता है, जहाँ पर लोगों के अंदर बातचीत करने के माध्यम अलग अलग तरीके से हों, जहाँ पर बात लोग अपने खुले तरीके से रख सकें, खुले विचारों के साथ रख सकें, है ना। तो इन सब जो आज देख रहे हैं आप, एक कल्चर देख रहे हैं जिसमें चलन है पढ़ने लिखने का, इस चलन के थ्रू भी समाज में बहुत एक बड़ा बदलाव आया है। एक जो समाज का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो चेंज हुआ है। ये प्रिंट मीडिया का इंडिया में किस तरीके से ये आया और किस तरीके से जो प्रिंटिंग प्रेस का दौर शुरू हुआ उसको भी हम पढ़ेंगे आगे, और जो टॉपिक्स हैं किताब में, आपकी बुक्स में, उन सबको हम पढ़ेंगे, ठीक है। धीमे धीमे डिस्कस करेंगे सबको। अभी तक के लिए इतना ही, ठीक है। आगे फिर हम अगली वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे, मुलाकात होगी, बातचीत होंगी, डिस्कशन होंगे, चर्चा और परिचर्चा होगी। तब तक के लिए आप जहाँ भी हैं खुश रहिएगा, सलामत रहिएगा, आबाद रहिएगा, ठीक है। जल्द ही मिलते हैं आप सबके साथ में। नमस्कार, बाय।